8 के बच्चों के लिए आज पढ़ाया जा रहा है जो आपके चैप्टर में व्याकरण की किताब में है क्रिया। ये क्रिया आज पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए कि यह क्रिया क्या है। इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है? किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के होने या किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कभी कभी अपने से हो जाती है और कभी कभी उसे मनुष्य के द्वारा या किसी के द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पर क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का मूल रूप क्या है? तो सबसे पहले क्रिया का मूल रूप जान लीजिए। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे क्रिया है पढ़ना, खेलना। अब इसका धातु रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पढ़, इसका हो जाएगा खेल। अब इसके रूप बदलते हैं, क्रिया के रूप बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं। तो बदल कैसे जाते हैं? रूप बदलते हैं। ये रूप बदलते हैं कैसे? तो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर। अब कर्त लिंग में पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगा। वचन में एक वचन है तो क्रिया एक वचन का हो जाएगा। बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन के हो जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा? पढ़ता है तो फिर हो जाएगा पढ़ती है। खेलता है तो खेलते हैं। अब इत्यादि इस तरह से आपको क्रिया के रूप बदल जाते हैं। अब इसके बाद आता है कि क्रिया। तो क्रिया का क्या है कि क्रिया कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर इसके जब हम भेद देखते हैं तो दो भेद होते हैं। सबसे पहला है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। ये सकर्मक क्या है? तो सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। इसमें कर्म साथ में हो लगा हुआ, काम दिखाई देता हो। लेकिन अकर्मक में कर्म के बिना, कर्म के बिना इसमें कर्म दिखाई नहीं देता हो। अब जैसे है कि नीरज पतंग उड़ाया, नीरज ने पतंग उड़ाया, नीरज ने पतंग उड़ाया, पतंग उड़ाया। इसमें उड़ाने का तो काम हो रहा है, क्रिया है उड़ाना। अब किसको उड़ाया? तो पतंग को उड़ाया। जब हम किसी वाक्य में प्रश्न करते हैं, किसी वाक्य को देखकर जब उसका प्रश्न करते हैं तो प्रश्न से जब हमें कोई उत्तर मिलता है, तो जब वह उत्तर मिलता है तो हम देखते हैं कि वह सकर्मक क्रिया है। लेकिन जहाँ प्रश्न करने के बाद वाक्य में उत्तर न मिलता हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे यहीं पर रहता नीरज उड़ाया। अब यहाँ हम देखते हैं नीरज उड़ाया, तो नीरज उड़ाया, क्या उड़ाया पता नहीं चलता है। लेकिन यहीं पर हम जब देखते हैं कि नीरज ने पतंग उड़ाया, तो यहाँ देखते हैं नीरज के द्वारा उड़ाया गया, क्या उड़ाया गया? तो पतंग उड़ाया गया। इसलिए यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया है और यहाँ यह अकर्मक क्रिया है। अब इसके बाद आता है कि सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में दो तरह के भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। ये एक कर्मक क्या है और ये द्विकर्मक क्या है? एक कर्मक में सिर्फ एक काम दिखाई देता है, जिसमें एक काम दिखाई देता है। उसने कविता लिखी, उसने कविता लिखी। उसने क्या लिखी? उसने कविता लिखी। लिखने का काम एक दिखाई दे रहा है, कर्म भी एक ही दिखाई दे रहा है। क्या लिखा? तो कविता लिखा। तो यहाँ पर एक काम दिखाई दे रहा है। लेकिन द्विकर्मक में क्या होता है कि दो काम दिखाई देते हैं। जैसे मुग्धा ने बकरी को चारा खिलाया, मुग्धा ने बकरी को चारा खिलाया, चारा खिलाया। अब देखिए तो यहाँ पर दो काम दिखाई देता है। एक क्या? तो मुग्धा ने बकरी को, किसको? तो बकरी को क्या खिलाया? तो चारा खिलाया। प्रश्न दो बनते हैं हमारे, किसे खिलाया?
एक काम यहाँ दिखाई दिया, किसे खिलाया, तो बकरी को। दूसरा काम हमें यहाँ दिखाई देता है, क्या खिलाया, तो चारा खिलाया। तो जहाँ पर दो कर्म दिखाई दे उसको द्विकर्मक क्रिया, और जहाँ पर एक कर्म दिखाई दे उसको एक कर्मक क्रिया। अब इस चैप्टर में और भी आगे है, इसका द्वितीय खंड कल फिर बताया जाएगा।